हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। आप चेक भी कर सकते हैं, जो है रीमर टीमर अभिक्रिया। तो राइमर टीमर अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं, या इसे ही हम रीमर टीमर अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम जानेंगे। फिर से हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जानेंगे। फिर से फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, इसको भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। यदि आप रट कर नहीं बल्कि समझ कर याद करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहें, आसानी तरीके से आपको समझ में आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है ना, मैं कलर चूज कर लूं, जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट ये कलर ले रहे हैं और सेकेंड इन दिस ये कलर। ठीक है जी, ठीक है। अब चलिए फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पर हमने क्या लिखा है इसको समझिए। आप इसी प्रकार लिखेंगे कि जब निर्जल AlCl3, ठीक है ना, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है, तो जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया, किसकी, बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराया जाता है, तो टॉल्यूइन का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे तो कह दिए फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, बट इसको हम याद कराएंगे। देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पर सबसे पहले हम बेंजीन को लेंगे, तो हम यहाँ पे बेंजीन ले लेते हैं। बेंजीन का आप जानते हैं, या तो आप इस प्रकार एक बेंजीन रिंग बना लें, ठीक है ना। ये हमने एक बेंजीन ले लिया। अब आपको पता है कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6, यही ना होता है जी। तो या आप लिख दे C6H6 लिखें, या आप सिंपल में बेंजीन बना दें और यहाँ पे H हम लिख दे रहे हैं। एक यहाँ का H दिखा रहे हैं, जबकि होता तो देखिए कहाँ पर है। यहाँ पर भी H होता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी, तभी तो 1 2 3 4 5 6 H होंगे। तो बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होते हैं, बट हम एक ही हाइड्रोजन को यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ही हाइड्रोजन की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने एक दिखा दिया, सभी जगह है वैसे, तो ये हमने बेंजीन ले लिया। चलिए, तो बेंजीन की क्रिया कह रहा है, बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से के साथ कराया जाता है। तो मेथिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, मेथिल CH3Cl, ये मेथिल क्लोराइड हो गया। तो बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है जी, परंतु यहाँ पे कह रहा है कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जी AlCl3 की उपस्थिति में हम कराएंगे। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये जो Cl जाएगा, ये CH3 जो मेथिल है ये जाएगा, और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इसको निकाल देगा, इसको हटा देगा, और ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा कैसे, तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार ये बेंजीन रिंग है, ठीक है जी। और ये जो CH3 है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा दिया, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ गया CH3, ठीक है जी। अब ये जो हाइड्रोजन निकला है, ये क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेगा और HCl बना देंगे। बात समझ गए ना। तो यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसी को हम कहते हैं टॉल्यूइन। इसको हम क्या कहते हैं, टॉल्यूइन कहते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ है, एग्जाम्पल हो गया, ये रिएक्शन हो गया फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, यही है रिएक्शन अभिक्रिया है। यहाँ पर वही बात हमने कहा है, इसका नाम क्या है, फिनॉल है, सॉरी बेंजीन है। ये क्या है, मेथिल क्लोराइड। तो देखिए बात हमने क्या कहा है, हमने यही कहा कि जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ
AlCl3 की उपस्थिति में कराया जाता है तो टॉल्यूइन का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। तो या तो जैसे हमने बोला ऐसे लिख दीजिए, या हमने यहाँ पे कैसे लिखा है, हमने लिखा है कि जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराया जाता है तो टॉल्यूइन का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको लिखने के बाद ये रिएक्शन आप लिख लेंगे, 100% फुल नंबर आपको मिल जाएंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, चलिए ले लीजिए। चलिए बहुत बेहतरीन ले लिए होंगे। चलिए अब आते हैं हम अपने दूसरे रिएक्शन पे। अब दूसरा जो हम रिएक्शन जानेंगे वो है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। तो अब हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के विलयन की क्रिया CuCl3 की उपस्थिति में Br2 से कराने पर एल्कीन का निर्माण होता है। इसे हम हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं जी। तो सबसे पहले तो इसमें हमें क्या लेना है, क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का संरचना क्या होता है, RCOOH, यही तो होता है ना, यही तो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का संरचना सूत्र, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण लेना है। किसका, सिल्वर लवण। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे तो सिल्वर लवण क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। ये Ag हमने यहाँ पे लगा दिए, Ag मतलब सिल्वर ही ना है, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के विलयन की क्रिया CuCl की उपस्थिति में Br2 से हम क्या करेंगे, कराएंगे। ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण क्या ले लेंगे, RCOOAg। तो ये हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण के विलयन ले लिया। अब इसकी क्रिया Br2 से कराने पर तो Br2 हम लिख सकते हैं नीचे, या हम यहाँ पर Br डबल हम लिख देंगे। Br एक और Br लिख दिया, मतलब तो वही है ना, Br2 है। ठीक है। अब किसकी उपस्थिति में हमें कराना है, CuCl की उपस्थिति में, CuCl4 की उपस्थिति में जब हम कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, आप समझिएगा। ठीक है जी, देखिए हमें क्या मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ से Ag और ये Br निकलते हैं। क्या निकलते हैं, AgBr। ठीक है। तो इस साइड प्रोडक्ट में लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि AgBr, ये सबसे पहले निकल गए, AgBr निकल गए। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है। तो देखिए ये कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है, तो ऑक्सीजन को O2 लिख सकते हैं। तो ये CO2 बनकर ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना, ये भी बाहर निकल गए। तो बचा क्या, अब बचा R, अब Br बचा है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे R, अब Br। ये हमारा क्या है, ये क्या है, एल्किल है। ये क्या है, एल्किल। ये क्या है, एल्किल है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के विलयन में, मतलब विलयन को CuCl की मतलब CuCl4 की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में Br2 से क्रिया कराया जाता है तो एल्किल का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को ही हम हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गया ना। तो ये क्या था, एक स्ट्रक्चर था, बनावट था। अब यहाँ पे जैसे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा है तो इसका स्ट्रक्चर COOH होता है, परंतु इसका अगर एग्जाम्पल हम देते, एग्जाम्पल ये जो एल्किल है, ठीक है ना, एल्केन है, तो इसके जगह पर हम ये लेंगे CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं। ठीक है ना, एल्केन ये है तो R के जगह पर। तो इसी प्रकार हम एग्जाम्पल इस पर दे सकते हैं। ये तो स्ट्रक्चर है, इस पर एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो नीचे लिख लेंगे। जैसे R के जगह पर केवल CH3 COOAg लिख दिए। अब Br से हम क्रिया करेंगे
और किसकी उपस्थिति में, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा AgBr यहाँ से निकलेंगे। ठीक है जी, तो ये हम साइड में लिख दे रहे हैं, AgBr निकलेंगे। फिर से यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलेंगे। तो अब बचा का CH3 और यहाँ पे Br है, तो ये CH3Br निकल गए। इसका नाम क्या है, मेथिल ब्रोमाइड हम कह सकते हैं। ठीक है जी, तो देखिए आपको ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं होना है। ये स्ट्रक्चर है, बनावट ये एग्जाम्पल है। अगर आप कहें, देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये बातें समझ में आ गया ना, नहीं आया तो मैं यहीं से बोल दे रहा हूँ। आप कहेंगे कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के विलयन में, मतलब जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के विलयन को CCl4 की उपस्थिति में Br2 के साथ क्रिया कराया जाता है तो एल्किल का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। इतनी बात को ही हमने यहाँ पे लिखा है, इसको लिख लेंगे। फिर से ये लाइन आप लिख लेंगे, यहाँ तक भी लिखते हैं तो फुल नंबर आपको मिलेंगे। अगर पॉसिबल हो तो आप इस लाइन को भी यहाँ से लेकर ये भी एक एग्जाम्पल आप ये दे दीजिएगा। ठीक है, नहीं भी देंगे तो चलेगा, बट दे देंगे तो और नहीं कहते हैं बेहतर रहेगा, वही बात है जी। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अगला अब हमारा अंतिम तीसरा जो आता है वो है रिमर-टीमन अभिक्रिया। देखिए राइमर-टीमर अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं, तो इससे कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अगला हमारा आता है कि जब क्लोरोफॉर्म, देखिए यहाँ पे कह दिया है, जब क्लोरोफॉर्म के सांद्र क्षार की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया कराया जाता है तो आर्थोसेल्सिक एल्डिहाइड का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को ही रिमर-टीमर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात हम यहाँ पे लेंगे फिनॉल, समझिएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे फिनॉल ले लेंगे। फिनॉल का सूत्र होता है बेंजीन रिंग के ऊपर OH, तो ये हमने फिनॉल ले लिया। अब देखिए फिनॉल के बाद आप क्या लेंगे, तो आप यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लेंगे। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 और यहाँ पे सांद्र क्षार कोई भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लेंगे, ये एक क्षार है, तो इसकी 3 मात्रा हम यहाँ पे ले रहे हैं, 1 2 और 3, ये हमने ले लिया। और इसकी क्रिया कराते हैं और ताप आप याद रखेंगे 60 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। अच्छा इतनी बात आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म के सांद्र क्षार, तो यही ना है क्लोरोफॉर्म, और ये है क्षार, ये क्या है, क्षार है, और ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। और ये क्या है, फिनॉल है। तो समझिएगा बात वही हमने जो लिखा है वही हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म के सांद्र क्षार की उपस्थिति में फिनॉल से क्रिया कराया जाता है। क्लोरोफॉर्म के सांद्र क्षार की उपस्थिति में फिनॉल से जब क्रिया कराया जाता है तो ऑर्थोसेल्सिक एल्डिहाइड का निर्माण होता है और इसी अभिक्रिया को हम रिमर-टीमन अभिक्रिया कहते हैं जी। अब देखिए कैसे यहाँ पे होगा इसको समझिए। देखिए कुछ नहीं होगा, सबसे पहली बात मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना यहाँ पे चाहूँगा, कैसे बताऊँ। चलिए देखिए यहाँ से कुछ नहीं होगा, यहाँ से बेसिक बात। अच्छा इतनी बात आप जानते हैं ना कि जो बेंजीन होता है, अभी हमने शुरू में ही आपको ये बातें बताई थी कि ये बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पे एक हमने H यहाँ पे दिखाया था आपको, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है और यहाँ पर भी होता है। ये हमने बताया था 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो उसी प्रकार आपको अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी तो एक हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ पर भी होगा, बट यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ना इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे दर्शाया है। नहीं भी दर्शाएंगे तो चलेगा, बट आप याद रखेंगे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है।
अब देखिए क्या हम बात कर रहे हैं, यहां से एक ये CH निकलेगा और यहां से एक O निकलेगा, ठीक है ना। तो CHO, ये CHO निकल जाएंगे। आप समझिएगा, ये जो CHO है, CHO है, ये निकलेंगे यहाँ से। अब कहाँ ऐड होंगे सुनिएगा। सबसे पहले ये फिनॉल है तो ये फिनॉल हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। ये फिनॉल है तो हमने यहाँ पे फिनॉल रिंग बना दिया, बेंजीन रिंग के ऊपर OH, ये फिनॉल हमने बना लिया। और CHO जो है ये यहाँ पे ऐड होंगे, यहाँ पे जी। तो CHO यहाँ पे हमने लिख दिया, समझ रहे हैं ना। CHO है, ये यहाँ पे ऐड हो गए हैं तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब समझिएगा, यहाँ पे जब यहाँ से यहाँ पे ऐड हुए हैं तो यहाँ का एक हाइड्रोजन ये निकल गया है। तो अब ये किसी ना किसी के साथ क्रिया करेगा। कैसे क्रिया करेगा, मैं अब बस इतना याद रखेंगे, ये हाइड्रोजन बचा हुआ है। अब समझिएगा, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे 3 Na है, देख रहे हैं ना, 3 Na है और 3 यहाँ पे क्लोरीन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो 3 Na है, मतलब सोडियम है, और 3 क्लोरीन है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, NaCl, ऐसे लिख सकते हैं। NaCl मतलब NaCl हमने लिख दिया, तो NaCl लिख दिया, परंतु 3 सोडियम है तो यहाँ पे हम 3 से आगे गुणा करा देंगे। तो 3 सोडियम भी हो गया और 3 क्लोरीन है तो 3 क्लोरीन भी हो गया। बात समझ रहे हैं। तो अब ये भी निकल गया। अब बचा हुआ प्रोडक्ट क्या बचा है, तो देखिए यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इधर बचे हुए हैं और 2 ऑक्सीजन, 1 और 1, 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं। तो देखिए 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है और 3 यहाँ पे हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन ये, तो मतलब 4 हाइड्रोजन भी बचे हुए हैं। तो 4 को हाइड्रोजन को 2H2O कह सकते हैं और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन 2 है। तो देखिए 1 2 3 4 हाइड्रोजन है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2H2, ठीक है ना, मतलब 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया। 2 ऑक्सीजन है तो केवल यहाँ पे ऑक्सीजन हम जोड़ देंगे, 2 से ऑक्सीजन भी गुणा होगा तो 2 ऑक्सीजन भी हो गया। बात आप समझ रहे हैं ना। तो यही बात है जी। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो ये बात है, यही आपका बनता है जी। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि रिएक्शन हमने रटवाया नहीं है बल्कि समझाया है कि कहाँ कहाँ से क्या होता है। अक्सर स्टूडेंट जैसे कि बहुत सारे होता है ऐसे कि यहाँ पे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन को मतलब नहीं, मतलब वो समझते हैं कि भैया 1 हाइड्रोजन तो एक्स्ट्रा इधर कहाँ से आ गया। जैसे यहाँ पे 3 ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आ रहा है, तो कैसे आ गया, तो भैया 1 हाइड्रोजन यहाँ से आया है तो वही 4 हाइड्रोजन होते हैं, तभी समीकरण संतुलित होता है। तो ये बात आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इसी का नाम क्या है, सेल्सिक एल्डिहाइड। क्या है, ये आर्थोसेल्सिक एल्डिहाइड। तो इसका मैं नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आर्थोसेल्सिक एल्डिहाइड, ठीक है ना, ऑर्थोसेल्सिक एल्डिहाइड। तो देखिए आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। वही बात आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जब क्लोरोफॉर्म के जब क्लोरोफॉर्म को सांद्र क्षार की उपस्थिति में फिनॉल से क्रिया कराया जाता है तो ऑर्थोसेल्सिक एल्डिहाइड का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को रीमर-टिमर अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये तीनों रिएक्शन अच्छे तरीके से आसानी से समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की इस चैनल को हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टा पे हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पर डायरेक्ट आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।